बैक टू माई चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जो है बायोलॉजी ऑफ कैंसर टाइप्स, डेवलपमेंट एंड कॉजेस। ये टॉपिक वैसे तो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बीएससी बायोटेक और जनरल बीएससी सब जगह और ये टॉपिक जो है ये कवर होता है। ये एक जनरल इंटरेस्ट का टॉपिक भी है। ये मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये पढ़ने के हिसाब से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कैंसर को यदि हम देखें तो पिछले कुछ सालों में कैंसर की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। कैंसर के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। उसका एक कारण ये है कि एडल्ट्रेशन जो है, हमारे फूड आइटम्स में एडल्ट्रेशन, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में, मतलब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत से ऐसे लोगों में कैंसर पाया गया है जो कि किसी भी गलत एक्टिविटी में इंडल्ज्ड नहीं है, स्मोकिंग नहीं करते, ड्रिंक नहीं करते, बिल्कुल वेजिटेरियन लाइफस्टाइल है, फिर भी वो कैंसर के पेशेंट हो जाते हैं। तो उसका कारण हमारा जो हर चीज़ हम जो यूज़ कर रहे हैं सब चीज़ें एडल्ट्रेटेड होती हैं। आजकल एडल्ट्रेशन काफ़ी बढ़ गया है, तो उसके कारण कैंसर की जो ऑकरेंस है वो भी बढ़ गई है। प्लस हमारा जो लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस लेना, एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हमारे आसपास क्रिएट हो जाती हैं, उसके कारण जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी में चेंज आता है, तो इन सब कारणों से जो कैंसर का केसेस हैं वो काफ़ी बढ़े हैं पिछले कुछ टाइम में। और इसीलिए कैंसर एक जनरल इंटरेस्ट का भी टॉपिक बन गया है। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ वो एक जनरल इंटरेस्ट का टॉपिक हो गया है। हर कोई जानना चाहता है इसका मैकेनिज़्म, कैसे हम इवन प्रिवेंट भी कर सकते हैं। और जेनेटिक लेवल पे हम जो बात करने वाले हैं वो जेनेटिक लेवल पे भी बात करेंगे कि जेनेटिकली क्या इसका सिग्निफिकेंस है और कैसे ये होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। कैंसर एक बहुत ही फियर्ड डिजीज़ है वर्ल्ड में और काफ़ी सारे लोग इससे अफेक्ट हुए हैं। लगभग 11 लाख लोग जो हैं वो एवरी ईयर इंडिया में ही कैंसर के पेशेंट, जैसा मैंने बताया पिछले कुछ समय में काउंट जो है कैंसर का वो काफ़ी बड़ा है। ह्यूमन में जो सेल डिफ्रेंशिएशन और प्रोलिफरेशन का प्रोसेस होता है, सेल के मतलब ग्रो करने का और सेल के डिफ्रेंशिएट करने का जो प्रोसेस होता है वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। और अगर ये प्रोसेस ठीक से नहीं होगा तो ये एबनॉर्मल सेल डिवीजन को बर्थ दे सकता है, जो कि फर्दर कैंसर को बर्थ दे सकता है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जो होता है वो तब होता है जब सेल्स का कॉन्टैक्ट इनिबिशन जो है वो फेल हो जाता है। कॉन्टैक्ट इनिबिशन का मतलब है एक सेल का दूसरे सेल से कॉन्टैक्ट होना, एक सेल का दूसरे सेल से एसोसिएशन होना। यदि ये एसोसिएशन नहीं होगा तो सेल्स जो हैं वो एबनॉर्मल हो जाएंगे और एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल में बदल जाएगा। एज ए रिजल्ट कॉन्टैक्ट इनिबिशन बिकम्स ए पावरफुल एंटी कैंसर मैकेनिज्म। कॉन्टैक्ट इनिबिशन कैंसर को कंट्रोल में रखने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और ये ध्यान रखिएगा कि कैंसरस सेल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ही ये होती है कि वो नेबरिंग सेल से अलग हो जाता है, नेबरिंग सेल से कांटेक्ट जो है वो लूज़ कर देता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर जो कैंसर्स होते हैं वो ट्यूमर्स से उनकी शुरुआत होती है ना। ब्लड कैंसर को छोड़कर बाकी सब देखा जाए तो वो ट्यूमर से शुरुआत होती है। ये मैं आगे आपको बताऊँगी कि ट्यूमर और कैंसर में क्या डिफरेंस होता है ना। जो कैंसर होता है, यदि हम उसकी जनरली बात करें तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं सेल के। देखिए, एक बात जब हम पढ़ते थे तो हमारे सर हमें बताते थे कि कैंसर जो है वो हर दिन हमारी बॉडी में ऐसी कंडीशन आती है कि वो कैंसर डेवलप कर सकती है। लेकिन हमारी बॉडी में एक स्पेशल ग्रुप ऑफ जीन्स होता है जिसको हम कहते हैं, एक स्पेशल ग्रुप ऑफ जीन्स मान लीजिए होता है जिसको हम कहते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये ट्यूमर सप्रेसर जीन अगर अपना काम सही तरीके से करते रहेंगे तो ये कैंसर को कभी डेवलप नहीं होने देंगे। लेकिन अगर कभी ये ट्यूमर सप्रेसर जीन म्यूटेट हो गए, इनमें कोई परिवर्तन आ गया और इन्होंने अपना नॉर्मल काम करना बंद कर दिया, तो ये अफेक्ट करेगा और कैंसर कॉज कर सकता है आगे जाके। ठीक है ना। अब देखिए, अगर एक कैंसरस सेल की हम बात करें तो कैंसरस सेल इज अ सेल दैट ग्रोज आउट ऑफ कंट्रोल। जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिससे कोई भी कैंसरस सेल जाना जाता है वो है उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ। ठीक है, एबनॉर्मल सेल्स की तरह जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो उनको डिवीजन स्टॉप करने के सिग्नल्स नहीं मिलते। ठीक है, उनके जो डिवीजन स्टॉप करने का सिग्नल होता है वो उनको नहीं मिलता और इसलिए वो कंटिन्यूसली अनकंट्रोल्ड मैनर में
में डिवाइड करते जाते हैं और अपनी नेचुरल बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि उन्हें कहाँ तक ग्रो करना है। और धीरे धीरे उनकी एक और जो बहुत खतरनाक प्रॉपर्टी होती है वो होती है स्प्रेड करने की पावर। यानी एक हो गई एबनॉर्मल ग्रोथ, एक हो गई उनकी स्प्रेड, तीसरी हो गई कि वो कॉन्टेक्ट इनिबिशन, पड़ोसी सेल से संपर्क जो है वो खो देते हैं। तो ये 3 खतरनाक प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं कि कैंसरस सेल में होती है, जिसके कारण कि जब ये प्रॉपर्टी कोई सेल एक्वायर कर ले तो वो नॉर्मल सेल से कैंसरस सेल में बदल जाता है। ठीक है, अब जो कैंसरस सेल होता है, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले भी बता रही थी कि ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। हम यदि देखें तो कैंसर तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8, 9, 10, 11, 12 सब जगह आपने कैंसर कहीं ना कहीं बेसिक कंसेप्ट पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ एमएससी में जब हम इस टॉपिक को देखें या बीएससी में भी देखें तो हमें जेनेटिक लेवल पे, एक साइंस के स्टूडेंट की तरह ये बहुत ज़रूरी है कि हमें जेनेटिक लेवल पे इसकी बात करनी होगी कि किस तरह से जेनेटिकली कैंसर डेवलप होता है। तो जेनेटिकली हम देख सकते हैं कि 2 टाइप के जीन म्यूटेशन होते हैं। एक होता है डोमिनेंट जीन म्यूटेशन, जो कि जीन में एबनॉर्मलिटी होने के कारण होता है ना, और दूसरा होता है रेसेसिव जीन म्यूटेशन, जो कि जीन के अंदर अगर रेसेसिव जीन में, मतलब अगर जीन रेसेसिव है तो वो म्यूटेशन तभी सफल होगा जब दोनों जीन म्यूटेट हो जाएं। और अगर मतलब अगर डोमिनेंट म्यूटेशन हम किसको कहेंगे, यानी मान लीजिए अगर एक एलील का पेयर है, 2 जीन है ना, और 2 जीन में से एक जीन जो है वो डोमिनेंट जीन है, और अगर उस डोमिनेंट जीन में म्यूटेशन हो गया तो भी वो अगर कैंसर कॉज कर सकता है। मतलब अगर डोमिनेंट जीन जो है वो म्यूटेट होकर कैंसर कॉजिंग जीन में बदल गया तो हम उसे डोमिनेंट म्यूटेशन कहेंगे, है ना। और रेसेसिव म्यूटेशन किसको कहेंगे, अगर एक पेयर ऑफ जीन से जो कि रेसेसिव, मतलब दोनों जीन में अगर म्यूटेशन हो तभी वो अगर कैंसर में रिजल्ट करे तो इस तरह का म्यूटेशन रेसेसिव म्यूटेशन कहलाएगा। ठीक है, यानी अगर एक जीन में म्यूटेशन होने से कैंसर डेवलप हो जाए तो वो डोमिनेंट म्यूटेशन कहलाएगा। मतलब कि डोमिनेंट जीन में म्यूटेशन हुआ और उसने कैंसर डेवलप कर दिया तो वो क्या, डोमिनेंट म्यूटेशन कहलाएगा। और अगर रेसेसिव जीन में म्यूटेशन होने के, मतलब दोनों जीन में म्यूटेशन हो और वो कैंसर डेवलप करे तो वो रेसेसिव म्यूटेशन कहलाएगा। ठीक है, मतलब डोमिनेंट म्यूटेशन क्या होता है, इट इज़ एन एग्जाम्पल where mutated gene that produces a defective protein causes the growth factor receptor on the cell surface to be constantly on, when in fact no gene growth factor is present. The result is that cell receives a constant message to divide, and the dominant gain of the functional gene is often called as oncogene. ठीक है, देखिए क्या होता है कि डोमिनेंट म्यूटेशन एक ऐसा म्यूटेशन है जिसमें कि अगर एक जीन के अंदर एबनॉर्मलिटी हो तो वो जो जीन है वो कैसा सिग्नल देगा, म्यूटेटेड जीन एक डिफेक्टिव प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। अगर किसी जीन में म्यूटेशन हुआ तो उस जीन से बनने वाला प्रोडक्ट कैसा होगा, डिफेक्टिव प्रोटीन बनेगा उस जीन से। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो ग्रोथ फैक्टर सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है वो कॉन्स्टेंटली ऑन रहेगा और सेल को कंटिन्यूस ये सिग्नल जाएगा कि तुम डिवाइड करते रहो। तो मतलब सेल को स्टॉप करने का, डिवीजन रोकने का कोई सिग्नल जाएगा ही नहीं, कंटिन्यूसली डिवाइड करने का सिग्नल जाता रहेगा। तो सेल समझेगा कि डिवाइड करते जाना है और वो डिवाइड करता रहेगा। तो यहाँ पे डोमिनेंट गेन ऑफ फंक्शनल जीन हो रहा है, जिसको कई बार हम ऑन्कोजीन कहते हैं। ऑन्कोजीन मतलब ऐसे जीन जो कि सुप्तावस्था में प्रेजेंट है लेकिन सिग्नल मिलने के बाद वो ऑन होंगे और डिवीजन को प्रमोट करेंगे और करते रहेंगे। उस डिवीजन को रोकने वाला कोई सिग्नल नहीं आएगा। तो नॉर्मली भाषा में अगर आपसे पूछा जाए ऑन्कोजीन क्या है तो हम बोलते हैं कैंसर कॉजिंग जीन्स को ऑन्कोजीन बोलते हैं। तो इस केस में होता क्या है कि जीन में म्यूटेशन हुई और जो ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट था सेल के सरफेस पे वो एक्टिवेट हुआ और एक्टिवेटेड ही रहा। वो सेल को कंटिन्यूस सिग्नल देता रहा डिवाइड करने के और सेल डिवाइड करता रहा। तो इस तरह का म्यूटेशन डोमिनेंट म्यूटेशन कहलाएगा। और यहाँ पे केवल 2 में से एक जीन में म्यूटेशन हुआ था। लेकिन रेसेसिव म्यूटेशन क्या, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय जीन्स इन दी बाय बोथ द जीन्स इन दी पेयर बीइंग डैमेज्ड। मतलब जब दोनों, एक अलील में 2 पेयर होते, मतलब एक अलील में 2 जीन होते हैं, एक पेयर में 2 जीन होते हैं।
तो डोमिनेंट वाले में क्या हो रहा था कि दो में से केवल एक जीन म्यूटेट हो रहा था तब भी कैंसर कॉज हो रहा था, और रेसेसिव वाले में क्या होगा कि पूरा का पूरा पेयर यानी कि दोनों के दोनों जीन म्यूटेट होंगे और तब वो कैंसर को कॉज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल जीन कॉल्ड P53 प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन दैट टर्न्स ऑफ द सेल साइकिल एंड डज हेल्प्स टू कंट्रोल सेल ग्रोथ। P53 बहुत ही इंपॉर्टेंट जीन है, नेट स्लेट सब जगह क्वेश्चन आता है P53 किससे एसोसिएटेड है। ये सेल साइकिल पे चेक रखता है ना, और ये क्या करता है कि सेल साइकिल को स्विच ऑफ करने में, बंद करने में मददगारी होता है और इस तरह से सेल ग्रोथ को कंट्रोल करने में काम करता है। इसका जो प्राइमरी फंक्शन है P53 का वो डिफेक्टिव सेल्स को रिपेयर करने का होता है और ये कैंसरस सेल के ग्रोथ को रोकता है, ये कैंसरस सेल के ग्रोथ को रोकता है। इस तरीके का जो जीन है ये एंटी ऑन्कोजीन या ट्यूमर सप्रेसर जीन कहलाता है। मतलब इसका काम क्या है कि ये जो ऊपर मैंने बताया था ना कि सेल का जो रिसेप्टर है वो ऑन हो गया है और सेल डिवीजन कंटिन्यूसली चलता रहेगा, तो P53 क्या करेगा, इस कंटिन्यूस सेल डिवीजन को रोक देगा। लेकिन और ये मतलब एंटी कैंसर एंटी ऑन्कोजीन या ट्यूमर सप्रेसर जीन कहलाता है। इस P53 का काम है डेवलप होने वाले ट्यूमर को सप्रेस करना या रोक देना। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब ये P53 का जो पूरा का पूरा पेयर है, अलील है, ये पूरा का पूरा दो जीन है, इसके अंदर एक जीन का पेयर है, पूरा पेयर यदि म्यूटेट हो जाए, ठीक है, तो ये जीन सेल साइकिल को चेक नहीं कर पाएगा, यानी कि सेल डिवीजन को रोक नहीं पाएगा। तो P53 में म्यूटेशन हुआ, सेल डिवीजन नहीं रुका, सेल को सिग्नल नहीं गया कि तुम अब डिवीजन स्टॉप कर दो, तो वहाँ क्या होगा कि कैंसरस सेल का जन्म हो जाएगा। कोई भी सेल जब उसे ये मैसेज नहीं जाता कि आप सेल डिवीजन रोको, तो वो कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा, फैलने की क्षमता यानी स्प्रेड की क्षमता डेवलप करेगा और साथ ही साथ क्या करेगा, कॉन्टेक्ट इनिबिशन लूज कर देगा, पड़ोसी सेल से संपर्क खो देगा। ऐसी अवस्था में एक नॉर्मल सेल काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, कैंसरस सेल में। ठीक है, अगर बोथ द जीन्स आर म्यूटेटेड देन द स्विच ऑफ सिस्टम इज लॉस्ट। अगर P53 एक रेसेसिव म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आता है P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन किस तरह के म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेसेसिव म्यूटेशन। पूरा का पूरा P53 के दोनों जीन जब डीएक्टिवेट होंगे, म्यूटेट होंगे, तब जाकर सिग्नल डिवीजन स्टॉप करने का नहीं पहुंचेगा और तब जाके सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट होगा। तो ये जो इस तरह का म्यूटेशन है ये रिसेसिव म्यूटेशन कहलाता है। P53 बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूमर सप्रेसर जीन है, इसका काम है सेल साइकिल पे चेक रखना और सेल डिवीजन को पर्टिकुलर स्पेस पे रुकवाना। एबनॉर्मल सेल डिवीजन कैन ऑकर आइदर व्हेन एक्टिव ऑन्कोजीन्स आर एक्सपोज्ड और व्हेन ट्यूमर सप्रेसर जीन्स आर लॉस्ट। एबनॉर्मल सेल डिवीजन तब हो सकता है जब एक्टिव ऑन्कोजीन एक्सप्रेस हो या जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं वो खो जाए। इनफैक्ट फॉर अ सेल टू बिकम मैलिग्नेंट न्यूमरस म्यूटेशंस आर नेसेसरी। हाँ, ये एक बात और याद रखिएगा, जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको P53 बता रही थी, अब मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। BARC जीन जो होता है वो ब्रेस्ट कैंसर कॉज करने वाला जीन होता है ना। अब ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये BARC जीन के अंदर म्यूटेशन से कॉज होता है, ठीक है, BARC1 और BARC2, ये भी क्वेश्चन नेट स्लेट में आता है, विच जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ब्रेस्ट कैंसर। तो होता क्या है कि अगर ये मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है बॉडी में, ये P53 तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया ट्यूमर सप्रेसर जीन का, लेकिन बॉडी में ऐसे कई ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं। अगर कोई कैंसर ये ट्यूमर डेवलप हो रहा है तो ये सभी ट्यूमर सप्रेसर जीन जो हैं ये म्यूटेट होंगे तब जाकर डेवलप होगा, है ना। मतलब बात को समझिए कि एक कोई भी अगर कैंसर डेवलप होने की या ट्यूमर डेवलप होने तक की स्टेज है तो उसके लिए जितने भी जीन्स इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पेयर म्यूटेट हुआ या एक कोई जीन म्यूटेट हुआ और कैंसर कॉज हो गया, नहीं, एक जीन अगर म्यूटेट हुआ तो वो एक सेल को डिस्टर्ब करेगा, लेकिन कैंसर कॉज होने के लिए बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, हर लेवल पर ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं। सभी ट्यूमर सप्रेसर जीन यदि एक साथ म्यूटेट हुए तो ही कैंसर कॉज होगा, वरना अगर एक भी जीन ने रोक दिया, सेल को सिग्नल दे दिया कि और डिवाइड मत हो, तो कैंसर डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो वहीं पे रुक जाएगी, ठीक है ना।
जीन म्यूटेशन में अलाउ एन ऑलरेडी एबनॉर्मल सेल टू इन्वेड द नॉर्मल टिश्यू वेयर कैंसर स्टार्टेड और टू ट्रेवल इन द ब्लड स्ट्रीम टू रिमोट पार्ट्स, मेटास्टेसिस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मेटास्टेसिस, इसे याद रखिएगा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल, वहाँ ऑप्शन दे देंगे मेटास्टेसिस, स्प्रेड, ए और बी बोथ, और कुछ और दे देंगे। तो मेटास्टेसिस का मतलब होता है, मेटास्टेसिस का मतलब होता है स्प्रेड, मेटास्टेसिस का मतलब होता है स्प्रेड। ठीक है, फैलने की पावर। तो कैंसरस सेल के अंदर जो फैलने की पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ना। और कैंसरस सेल में ये पावर होती है कि वो बॉडी के रिमोट पार्ट तक मतलब बॉडी के पूरे बॉडी के अंदर फैल सकते हैं। ठीक है, और सेल जो हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, यानी जिसे मैं स्प्रेड बोल रही थी उसे साइंटिफिक भाषा में हम मेटास्टेसिस बोलते हैं, यानी सेल की पावर डिवाइड करने की, मेटास्टेसिस स्प्रेड करने की जो सेल की पावर है। एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो गया, उसके बाद जो स्प्रेड करने की सेल की पावर है उसको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, यदि हम बात करें कि किस तरह से कैंसर का डेवलपमेंट होता है, तो सेल्स जो हैं वो एकदम मैलिग्नेंट नहीं बनते। देखिए, शुरुआत हमेशा ट्यूमर फॉर्मेशन से होगी। ट्यूमर किसको कहते हैं और कैंसर क्या होता है ये समझिए। जब सेल ने एबनॉर्मल डिवीजन चालू करा तो उसके एबनॉर्मल डिवीजन से एक एबनॉर्मल सेल्स का गत्था सा बन गया, एक गिठान टाइप की बन गई, जिसे हम कई बार बोलते भी ना गिठान हो गई। अगर तो ये गिठान जो है ये स्प्रेड की पावर नहीं रखती है तो ये कहलाएगा ट्यूमर। अगर ये गिठान, ये जो एबनॉर्मल सेल हैं ये एक जगह तक सीमित हैं, ये बॉडी में फैल नहीं रहे हैं, तो ये ट्यूमर कहलाएगा, जिसको हम बिनाइन ट्यूमर भी बोलते हैं, यानी कि इस गिठान को उस जगह से ऑपरेट करके हटा दिया जाता है। लेकिन अगर इस गिठान ने मैलिग्नेंसी डेवलप कर ली, अगर इस गिठान में मैलिग्नेंसी आ गई, यानी जो सेल्स हैं वो अगर फैलने लगे, ये गिठान जो है ये जो कैंसरस सेल है उसमें मैलिग्नेंसी कब आएगी, जब ये फैलने लगेंगे बॉडी में, स्प्रेड आ गया, मेटास्टेसिस आ गया, तो ये सेल्स कैंसर में, ये जो गिठान है ये ट्यूमर जो था ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ट्यूमर एक जगह तक सीमित रहता है, एक जगह पर डेवलप होने वाली एबनॉर्मल ग्रोथ को ट्यूमर कहते हैं। और अगर ये एबनॉर्मल ग्रोथ एक जगह तक सीमित न रह के पूरी बॉडी में फैलने लगे तो हम कहेंगे कि ये जो ट्यूमर है ये कैंसर में डेवलप हो गया। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ कैंसर इज ए मल्टी स्टेप एंड मल्टी फ्रैक्शनल प्रोसेस। कैंसर का जो डेवलपमेंट है वो मल्टी स्टेप और मल्टी फंक्शनल प्रोसेस है, और ये बहुत लंबे समय तक चलता है ना। और एकदम से ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में कैंसर डेवलप हो गया, ये एक बहुत लंबे समय तक चलने वाला प्रोसेस है ना। और मैंने जैसा थोड़ी देर पहले बताया कि हर लेवल पर यदि ट्यूमर सप्रेसर जीन फेल होगा तो वो कैंसर को डेवलप करेगा। ठीक है, इंडिकेशन ऑफ मल्टी स्टेप डेवलपमेंट ऑफ कैंसर इज द मोस्ट कैंसर डेवलप इन द लेट लाइफ पीरियड। और ज़्यादातर कैंसर्स होते हैं उनका रिजल्ट जो है वो 50 से 70 मतलब विद द एज जो है वो दिखता है, क्योंकि कैंसर को डेवलप होने में टाइम लगता है। हालांकि आजकल तो ऐसा नहीं है, बहुत अर्ली एज में भी केसेस दिखते हैं कैंसर के, लेकिन मोस्टली जनरली जो है 50 से 70 की एज में ज़्यादा केसेस देखे गए। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कैंसर का जो चांसेस है वो भी बढ़ते हैं। ठीक है, देन हम बात करें इनिशिएशन की। सबसे पहले जो कैंसर का यदि मैं डेवलपमेंट आपको बताऊं तो कैसे इनिशिएट होता है ना, कैसे प्रमोट होता है। सबसे पहले इनिशिएशन होता है, यानी कि कोई भी एक सेल जो है जेनेटिक ऑल्ट्रेशन लीडिंग टू एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द सिंगल सेल, एक सेल जो है वो एबनॉर्मल होगा और प्रोलिफरेट करेगा और डेवलप करेगा, है ना, और अपने अंदर ट्यूमर प्रॉपर्टीज एक्वायर करेगा और फैलने लगेगा, है ना। Ability to spot mutation and either destroy itself or fix the mutation. If the repair fails and more mutation occur, damaged cell is more likely to be cancerous. एक सेल बिगड़ा, म्यूटेट हुआ, उसने एबनॉर्मल डिवीजन चालू करा। अगर उसकी ये एबनॉर्मलिटी किसी ट्यूमर सेप्रेसिव जीन ने किसी परिस्थिति ने यहीं रोक ली और इस सेल को या तो मार दिया या फिर यहाँ पर इसके एबनॉर्मलिटी को ठीक कर दिया, इसका रिपेयर कर दिया, तो ये एक सेल आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर कैंसर तभी डेवलप होता है जब ये जो सेल है ये आगे
मतलब म्यूटेट होता रहा, प्रोलिफरेट होता रहा, खुद तो हुआ ही खराब लेकिन आस पड़ोस के सेल्स को भी इसने खराब किया। ठीक है, तो सबसे पहले एक सिंगल सेल में म्यूटेशन होगा और इस म्यूटेशन का कारण कुछ भी हो सकता है। कार्सिनोजेंस यानी कि कैंसर कॉजिंग एजेंट से एक्सपोजर, जैसे स्मोकिंग से एक्सपोजर, रेडिएशन से एक्सपोजर, इवन स्ट्रेस भी एक कारण होता है। तो एक सेल खराब हुआ, उसमें म्यूटेशन हुआ, है ना, उसके बाद उस सेल का जो डीएनए रिपेयर सिस्टम है वो फेल हुआ, फिर उस सेल के प्रोटोऑन्कोजीन यानी जो कैंसर कॉजिंग जीन थे वो एक्टिवेट हुए, उस सेल से संबंधित सारे ट्यूमर सप्रेसर जीन ने काम करना बंद कर दिया, है ना, और फिर उससे एक सेल बिगड़ा और उसने आसपास के पड़ोसी सेल्स को भी बिगाड़ा, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन सेल्स के बीच में खो गया, है ना। और एक सेल देखो यहाँ देखना है, एक डायग्राम अभी आगे आएगा, ये तो एक सेल बिगड़ा, ऐसे बिगड़ के उसने आस पड़ोस के सेल्स को भी बिगाड़ दिया और आस पड़ोस के सेल्स में भी लंप का फॉर्मेशन होगा। ये देखो यहाँ था ना, ये एक सेल, ये फर्स्ट म्यूटेशन हुआ, एक सेल जो है वो खराब हुआ, उसने आस पड़ोस के सेल्स को, दूसरे सेल्स में भी म्यूटेशन को इनिशिएट किया, तो दूसरे सेल्स में म्यूटेशन हुआ, तीसरी स्टेज तक आते आते ये ऐसा लंप फॉर्मेशन हुआ और फोर्थ स्टेज पे जाते जाते ये पूरे आसपास के पूरे ग्रुप ऑफ सेल ही बिगड़ गए और उनका कॉन्टैक्ट इनहिबिशन भी लूज हो गया। तो ये प्रमोशन हुआ, एक सेल बिगड़ा वो इनिशिएशन, उसने आस पड़ोसियों में चेंजेस इंड्यूस किए वो प्रमोशन, और फिर एडिशनल म्यूटेशन पूरे ग्रुप ऑफ सेल में होता गया। सेल्स में सर्वाइवल की प्रॉपर्टी, इमॉर्टल होते हैं कैंसरस सेल, मरते नहीं है ना, इन्वेड यानी कि फैलने की प्रॉपर्टी, मेटास्टेसिस यानी स्प्रेड की प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टी उन्होंने डेवलप कर ली। इससे एक नॉर्मल जो सेल था वो बदल गया कैंसरस सेल में, यानी कि पहले ट्यूमर में बदला और फिर कैंसरस सेल में बदल गया। इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। डिफरेंट सेल बिहेवियर, ग्रोथ एंड फंक्शन टर्न इनटू अ कैंसर सेल। यदि किसी नॉर्मल सेल में एबनॉर्मल फंक्शंस डेवलप हो जाए, एबनॉर्मल उसका बिहेवियर हो जाए, ठीक है, सेल में बहुत तरह के मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं कैंसरस सेल में, और बहुत सारे फंक्शनल चेंजेस भी आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं। तो अगर एक नॉर्मल सेल में इन सभी लेवल पर, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, फंक्शनल, तीनों लेवल पर चेंजेस आए, इसका कारण जेनेटिक बैकग्राउंड भी हो सकता है, किसी जीन का म्यूटेशन भी हो सकता है, तो वो नॉर्मल सेल जो है वो कैंसरस सेल में डिवाइड कर जाएगा। कैंसरस सेल्स जो है वो बहुत फास्ट ग्रोइंग होते हैं, 1 से 4 वीक में वो 2 से 6 महीने के अंदर मतलब दे डबल ओवर 1 to 4, 1 से 4 वीक के अंदर वो डबल कर जाते हैं, है ना। एंड एज कैंसर सेल्स ग्रो दे ग्रो फास्टर टू डेवलप अ लंप, और जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं वो एक ऐसा गट्ठा बना लेते हैं। देन मेटास्टेसिस, मैंने जैसे बताया कि जैसे जैसे सेल डिवाइड करते हैं वो सराउंडिंग टिश्यू को इन्वेड करते हैं और ओरिजिनल ट्यूमर से अलग हो जाते हैं। मतलब पहले तो ट्यूमर बनेगा और फिर वो सेल्स फैलने लगेंगे और बॉडी की ब्लड स्ट्रीम और लिम्फेटिक सिस्टम में चले जाएंगे एंड दे एस्केप, और कैंसरस सेल्स एस्केपिंग डिटेक्शन बाय इम्यून सिस्टम कैन बी कैरीड बाय द ब्लड एंड लिम्फ टू डिस्टिंग। अगर ब्लड और लिम्फ में ये चले गए तो फिर ये ब्लड तो जैसे हमें पता है कनेक्टिव फ्लूइड होता है बॉडी का, तो पूरे बॉडी के अंदर ये फैल जाएंगे, है ना। और स्प्रेड की प्रॉपर्टी, मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी ये एक्वायर कर लेंगे। अब प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है कैंसरस सेल की? ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन शो करते हैं। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर, मतलब पहले ट्यूमर से शुरुआत होगी और फिर ये मैलिग्नेंसी डेवलप कर लेंगे, यानी ये पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएंगे। ये हेल्दी टिश्यूज़ के अंदर फैल जाते हैं। इमॉर्टल, मतलब कि इनमें पूरे समय जिंदा रहने की प्रॉपर्टी होती है, मरते नहीं हैं। डीएनए एरर, डीएनए रेप्लिकेशन में एरर इनमें बहुत ज़्यादा होता है। सेल्स में एबनॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन देखा जाता है और डीएनए रिपेयर भी नहीं होता है। उसी कारण से म्यूटेशन जनरेट होती है, एबनॉर्मलिटी जनरेट होती है जो कैरी फॉरवर्ड होती है सेल्स में। इनमें अपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ, सेल सुसाइड जिसे हम कहते हैं, जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, वो इनमें नहीं होता। ये एनर्जी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस से एक्वायर करते। ग्लाइकोलिसिस आपको पता होगा, ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल, एटीपी जनरेट करने के जो सेल रेस्पिरेशन है उसके प्रोसेस होते हैं।
तो ये जो है ये वहाँ से एनर्जी एक्वायर करते हैं। ये अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन लेते हैं, शो करते हैं, इनमें अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन होता है और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, और इससे एक पूरा का पूरा जो सेल्स है उसका मास बन जाता है और एक ट्यूमर जो है वो उसका फॉर्मेशन हो जाता है। ये लेस एडेसिव होते हैं, यानी कि पास वाले सेल से कांटेक्ट नहीं शो करते, और ये ऑल्ट्रेशन सेल के सरफेस के ऊपर ऑल्ट्रेशन शो करते हैं, और इनकी इस एक्टिविटी के कारण जो है साइटोप्लाज्म भी सेल का एबनॉर्मल हो जाता है और जीन्स भी एबनॉर्मलिटी या म्यूटेशन शो करने लगते हैं। जैसा मैंने बताया, कॉन्टेक्ट इनिबिशन, पड़ोसी सेल से संपर्क ये खो देते हैं, ठीक है, और ये किसी भी सिग्नल को भी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। एडहेर करने की, जुड़े रहने की, पास वाले सेल से जुड़े रहने की प्रॉपर्टी खो देते हैं, ठीक है। जब किसी भी सेल में नॉर्मल ग्रोथ नहीं होती, अगर तो सेल डिवीजन नॉर्मली चलता रहे तो कैंसर डेवलप नहीं होता, लेकिन जब सेल डिवीजन एबनॉर्मल हो जाता है तो कैंसर सेल डेवलप होता है। और जैसा मैंने बताया कि इसका मार्फोलॉजी भी अलग होता है, कैंसर सेल जो है वो दिखने में भी नॉर्मल सेल से अलग दिखेंगे, ठीक है। अब यदि हम कैंसर का क्लासिफिकेशन करें तो कैंसर को हम कहाँ से कैंसर का ओरिजिन हुआ है ना, कौन सी उसकी प्राइमरी साइट है और किस बॉडी की किस जगह पर वो लोकेटेड हैं, इस पर बेस्ड हम उसका क्लासिफिकेशन 6 मेजर कैटेगरीज में कर सकते हैं। सबसे पहला है कार्सियोमा। 80 to 90% कैंसर्स जो होते हैं वो कार्सियोमा होते हैं। कार्सियोमा जो है वो बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू का जो है कैंसर होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन स्किन एज वेल एज कवरिंग ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू जो है वो हमारी बॉडी में स्किन में लाइनिंग ऑफ ऑर्गन इंटरनल पैसेज वेज में प्रेजेंट होता है। और कार्सियोमा डिवाइडेड इनटू 2 मेजर टाइप्स, एडिनोकार्सियोमा विच डेवलप इन एन ऑर्गन और ग्लैंड एंड स्क्वैमस सेल कार्सियोमा विच ओरिजिनेट इन द स्क्वैमस एपिथेलियम। कार्सियोमा 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एडिनोकार्सियोमा जो कि ऑर्गन या ग्लैंड में होता है, और दूसरा स्क्वैमस सेल कार्सियोमा है ना, स्क्वैमस सेल में होता है उस तरह का कार्सियोमा, स्क्वैमस एपिथेलियम में होता है उस तरह का कार्सियोमा। देन एडिनोकार्सियोमा जो है दे जनरली ऑकर इन म्यूकस मेम्ब्रेन। जो एडिनोकार्सियोमा है ये म्यूकस मेम्ब्रेन में होते हैं और ये वाइट म्यूकोसा के फॉर्म में दिखते हैं और बॉडी के अंदर पूरी तरह से फैल जाते हैं। और स्क्वैमस सेल कार्सियोमा दूसरे एरिया में होते हैं। ज़्यादातर जो कार्सियोमा होते हैं दे अफेक्ट ऑर्गन और ग्लैंड विच आर केपेबल ऑफ सिक्रीशन, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, ये भी कार्सियोमा एक प्रकार का। ज़्यादातर जो कार्सियोमा होते हैं ना वो ग्लैंड्स में होते हैं, ऐसे ग्लैंड्स में जहाँ से कुछ सिक्रीशन हो रहा हो, जैसे लंग्स का कैंसर है ना, और ब्रेस्ट का कैंसर, म्यूकस या कोलॉन का कैंसर, ये प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में पाया जाता है उसका कैंसर। देन सार्क्यूमा जो है वो it originates in the supportive and connective tissue such as bone का टेंडन, कार्टिलेज और मसल, फैट, इन सब में होने वाला जो कैंसर होता है उसको सार्कोमा बोलते हैं। जनरली ऑकरिंग इन यंग एडल्ट, ज़्यादातर ये यंग एडल्ट्स के अंदर होता है ना। इसमें पेनफुल मास ऑन दी बोन में पेनफुल पेन की स्थिति डेवलप हो जाती है ना। एंड सार्क्यूमा ट्यूमर यूजुअली रिजेंबल द टिश्यू इन विच दैट ग्रो, वो जनरली उसी टिश्यू जैसे होते हैं जहाँ वो ग्रो करते हैं। ऑस्टियोसार्क्यूमा यानी बोन का कैंसर, कॉन्ट्रोसार्क्यूमा कार्टिलेज का कैंसर, ऐसे ही लिक्ट्यूमोसार्क्यूमा यानी स्मूथ मसल का कैंसर, स्केलेटल मसल का कैंसर, फाइब्रियोमा यानी फाइब्रस टिश्यू का कैंसर, एंजियोसार्क्यूमा यानी ब्लड वेसल का कैंसर, एडिपोज टिश्यू का लाइपोसार्क्यूमा कहलाता है ना। ये आप नाम देख लीजिएगा सारे। ग्लायोमा या एस्ट्रोसाइटोमा न्यूरोजेनिक या कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर जो कि ब्रेन में पाया जाता है। मिक्सोसार्क्योमा प्रिमिटिव एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर होता है। और मेसेनकाइमस मिक्स्ड मेसोडर्मल ट्यूमर, ये मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर होता है। ये आपको नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं, मैंने इसलिए दे दिया कि कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख लीजिएगा। बाकी आंसर में तो ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि सार्क्योमा क्या होते हैं। लेकिन ये इनके नाम कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि जैसे एंजियोसार्क्योमा कहाँ का कैंसर है। ओके, देन
माइलिनोमा इज ए कैंसर दैट ओरिजिनेट्स इन दी प्लाज्मा सेल ऑफ द बोन मैरो से ओरिजिनेट होने वाले जो प्लाज्मा सेल्स हैं उनका जो कैंसर है उसको माइलोमा बोलते हैं, जिसमें एक है ल्यूकेमिया आपको पता होगा कि बोन मैरो का जो कैंसर होता है, और कई बार ब्लड का जो कैंसर होता है उसको हम ल्यूकेमिया बोलते हैं, है ना। माइलोजिनस और ग्रैन्युलोसाइट ल्यूकोमा, मैलिग्नेंसी ऑफ द माइलोनॉइड एंड ग्रैन्युलोसाइट वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। जो मैलिग्नेंसी इसमें किसमें, माइलोनॉइड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स जो हमारी बॉडी के फाइटर सेल्स होते हैं WBC, वो कैंसरस हो जाते हैं, तब ये माइलोजिनस ये ग्रैनुलाइटिक ल्यूकेमिया कॉज करते हैं। फिर लिम्फेटिक या लिम्फोसाइटिक या लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, इसमें जो लिम्फोइड सेल्स होते हैं जैसे T सेल B सेल, उनका जो कैंसर होता है उसको लिम्फोमिया बोलते हैं। देन पॉलीइरिथ्रीमा या इरिथ्रीमिया, ये मैलिग्नेंसी ऑफ वेरियस ब्लड सेल प्रोडक्ट, बहुत सारे ब्लड सेल प्रोडक्ट होते हैं उनका जो कैंसर होता है उसको पॉलीइरिथ्रीमिया या इरिथ्रीमिया बोलते हैं, ठीक है। फिर लिम्फोमा जो है दे डेवलप इन दी ग्लैंड और नोड ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम के ग्लैंड और नोड में डेवलप होने वाला कैंसर जो है वो लिम्फोमा कहलाता है। इसमें वेसल, नोड और ऑर्गन ये सब इंक्लूडेड होते हैं, वो सारे वेसल, नोड और ऑर्गन जो कि बॉडी फ्लूइड को प्यूरिफाई करते हैं और इन्फेक्शन फाइटिंग वाइट ब्लड सेल्स या लिम्फोसाइट्स, इन सभी में कैंसर जो डेवलप होता है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। जैसे कि स्प्लीन का कैंसर है, टॉन्सिल्स का कैंसर है, थाइमस ग्लैंड का कैंसर है ना। अनलाइक ल्यूकेमिया विच इज समटाइम कॉल्ड लिक्विड कैंसर, ल्यूकेमिया आर सॉलिड कैंसर ऑल्सो, लिम्फोमा आर सॉलिड कैंसर ऑल्सो। लिम्फोमा में ऑकर इन दी स्पेसिफिक ऑर्गन सच एज स्टमक, ब्रेस्ट और ब्रेन। ये जो है ल्यूकेमिया, तो जैसे मैंने बताया था ब्लड का कैंसर होता है तो उसको कई बार लिक्विड कैंसर भी बोलते हैं, लेकिन लिम्फोमा जो है वो सॉलिड कैंसर की कैटेगरी में आता है जो कि स्टमक, ब्रेस्ट और ब्रेन में होता है। लिम्फोमा रेफर्ड एज एक्स्ट्रा नोडल लिम्फोमास, है ना, मतलब ये एक्स्ट्रा नोडल एरिया में पाया जाता है और ये दो में सब क्लासिफाइड होता है, हॉटकिंस और नॉन हॉटकिंग। ये जो इतना डिटेल आपको नोट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ लिम्फोमा लिख दीजिएगा और ये बता दीजिएगा कि लिम्फ नोड या लिम्फ ग्लैंड्स का कैंसर होता है, दैट्स इट। ये सब जो हॉटिंग और नॉन हॉटिंग की, ये आपको कॉम्पिटिटिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने दे दिया, नोट कर लीजिएगा। कॉम्पिटिटिव में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि द प्रेजेंस ऑफ रीड स्टर्नबर्ग सेल्स जो है ये हॉटकिंग लिम्फोमा का इंडिकेटर है। हॉटकिंग लिम्फोमा जो होता है उसमें रीड स्टर्नबर्ग सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और जो नॉन हॉटकिंग लिम्फोमा होता है उसमें ये स्टर्नबर्ग सेल्स, एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इस बात की इतनी ज़्यादा ज़रूरत आपके नोट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये सिर्फ आप नोट कर लीजिएगा कॉम्पिटिटिव के हिसाब से। देन कुछ मिक्स्ड टाइप के कैंसर भी होते हैं, एडिनोस्क्वामस कार्सिनोमा, मिक्स्ड मेसोडर्मल कार्सिनोमा, कार्सिसार्कोमा और टेट्रासार्कोमा, है ना। ये कई मिक्स टाइप के कैंसर भी होते हैं। देन कॉजेज ऑफ कैंसर यदि हम बात करें तो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे आयनाइजिंग रेडिएशंस, एक्सरेज, गामा रेज, केमिकल फैक्टर जैसे टबैको और स्मोक, और बायोलॉजिकल फैक्टर जैसे वायरल ऑन्कोजिन, प्रोटो ऑन्कोजिन एंड सेल्युलर कार्सिनोजिन ऑन्कोजिन्स। ये सभी जो है ये कैंसर कॉज करने में मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे आयनाइजिंग रेडिएशन से ज़्यादातर यूवी रेडिएशंस हम पढ़ते भी हैं, डीएनए में डैमेज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं यूवी रेडिएशंस, तो यूवी रेडिएशंस हैं। देन उसके अलावा एक्सरेज हैं, एक्सरेज भी अगर ज़्यादा पेनिट्रेशन दे दे तो वो कैंसर कॉजिंग हो सकती है, गामा रेज भी हो सकती है। अब केमिकल फैक्टर, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि केमिकल कॉजिंग कार्सिनोजिन्स, जो कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं उनको कार्सिनोजिन्स बोलते हैं, तो वो कार्सिनोजिन्स जैसे टबैको, स्मोक, ये सब जो हैं ये भी फैक्टर्स हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। फिर मैंने एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बताए थे थोड़ी देर, वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे सेल के ऊपर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है वो भी कैंसर कॉजिंग होता है, और जेनेटिक फैक्टर, यदि आपकी फैमिली ट्रेडिशन रही है, जेनेटिक्स रहा, जेनेटिक हेरिडिटी रही है अगर आपकी कैंसर से, तो भी कभी कभी इट हैपन्स कि वो आपका सेल भी वैसा ही आपके जीन्स जो हैं वो पास हो जाए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। और इसका जेनेटिक काफ़ी, हालांकि बहुत कुछ नोन नहीं है, बट हाँ इसका जेनेटिक एस्पेक्ट देखा गया है कि हेरिडिटी कैन लीड
लीड टू कैंसर फॉर्मेशन। और बायोलॉजिकल फैक्टर जैसे वायरल ऑन्कोजिन, प्रोटो ऑन्कोजिन और सेल्यूलर ऑन्कोजिन्स। जो वायरल ऑन्कोजिन्स होते हैं, बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग होते हैं, है ना। काफ़ी सारे आरएनए वायरसेस होते हैं जो कि जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, जैसे रेट्रोवायरस हैं। ऐसे वायरस जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है उनको रेट्रोवायरस बोलते हैं, वो कैंसर कॉजिंग होते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन्स यानी वो जीन्स, ऑन्कोजीन्स वो जीन्स होते हैं जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं, और प्रोटो ऑन्कोजीन्स यानी वो जीन्स जो कि सोई हुई अवस्था में सेल में है लेकिन मौका मिलने पे कैंसर कॉजिंग जीन में कन्वर्ट हो सकते हैं। और सेल्यूलर ऑन्कोजीन यानी सेल में पड़े हुए सुप्त अवस्था के जीन जो कि एक्टिवेट होंगे, मतलब नॉर्मल ऑन्कोजीन को ही सेल्यूलर ऑन्कोजीन लिखा है, मतलब वो जीन जो कैंसर कॉज कर सकते हैं वो ऑन्कोजीन, और ऐसे जीन जो डीएक्टिवेटेड पड़े हैं और टाइम आने पे एक्टिवेट हो और कैंसर कॉजिंग जीन में कन्वर्ट हो जाए वो प्रोटो ऑन्कोजीन। ठीक है, फिर कैंसर की ये थोड़ा सा कॉजेज ऑफ कैंसर को थोड़ा सा और इवेल्युएट कर लीजिएगा, आप कर सकते हैं इधर उधर से मैटर कलेक्ट करके थोड़ा सा इसे हाफ पैराग्राफ बना लीजिएगा। कभी अगर इनके सिर्फ कॉजेज ऑफ कैंसर पूछ लिए जाएँ तो आपको डिस्क्राइब करके देना पड़ेगा। देन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर जो है उसके अंदर बायोप्सी से हो सकता है। बायोप्सी में वो जो कैंसर सेल्स होते हैं उनका एक पोर्शन लिया जाता है, देन उसका एनालिसिस किया जाता है और उससे आप डायग्नोस कर सकते हैं। देन हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी यानी कि पूरी उसकी हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी करके टिश्यू के कैंसर को एनालाइज किया जा सकता है। देन रेडियोग्राफी टेक्निक, रेडियोग्राफी से टेक्निक को रेडियोग्राफी टेक्निक करके कैंसर को स्टडी किया जा सकता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी ये भी एक टेक्निक है सीटी स्कैन की तरह, इसको यूज़ करके भी कैंसर डायग्नोस किया जा सकता है। और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग भी ऐसी एक हाई प्रोफाइल टेक्निक है जिससे कि हम कैंसर डायग्नोसिस कर सकते हैं। और कुछ दूसरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक्स भी हैं, उनके थ्रू भी हम कैंसर का डायग्नोसिस कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर बायोप्सी की जाती है। कैंसर के ट्रीटमेंट क्या हैं? सर्जरी हो सकती है, यानी कि अगर ट्यूमर है और उसने मैलिग्नेंसी डेवलप नहीं करी है तो उसको कट करके रिमूव किया जा सकता है सर्जरी से। देन कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं कैंसर सेल को मारने के लिए। और रेडिएशन थेरेपी यानी रेडिएशंस दी जाती हैं कैंसर सेल को ट्रीट करने के लिए। और कीमोथेरेपी का नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि हेयर लॉस और दूसरे बॉडी पे काफ़ी जो लॉसेस हैं उसको ये प्रमोट करता है। देन रिसेंट स्टडीज़ इसमें क्या है, कीमोथेरेपी रिमेन्स अ प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। कीमोथेरेपी ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, बट ऑन्कोलॉजिस्ट इंक्रीजिंगली विल रिकमेंड इम्यूनोथेरेपी। अब इम्यूनोथेरेपी भी यूज़ की जाने लगी, यानी कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को यूज़ किया जाता है सेल फाइट करने के लिए। ये लेटेस्ट रिसर्च है, मतलब इम्यूनोथेरेपी इज़ अ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन दैट कैन बी मोर इफेक्टिव एंड लेस टॉक्सिक देन कीमोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी क्या है कि अपनी ही बॉडी के इम्यून सिस्टम का, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो ये आपके लिए यूज़ किया जाएगा। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का मतलब होता है कि जो मेडिकेशन मुझ पे जाएगा ज़रूरी नहीं कि वो तुम पे भी जाए, मुझे वो मेडिकल ट्रीटमेंट देना जो मेरी बॉडी और मेरी कंडीशंस के हिसाब से सूट होगा। वो पर्सनलाइज मतलब हर पेशेंट का अलग अलग मोड ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये फार्माकोजिनोमिक्स और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के उसमें फार्माकोजेनेटिक्स, फार्माकोजिनोमिक्स और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के एरिया में इंक्लूडेड होता है। तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का मतलब ब्रॉडली ये होता है कि जो ट्रीटमेंट मुझ पे वर्क करेगा ज़रूरी नहीं कि वो तुम पे भी वर्क करे। तो इम्यूनोथेरेपी आजकल यूज़ की जाने वाली एक टेक्निक है, उसमें क्या होता है कि अपने ही इम्यून सिस्टम को डिजीज से फाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन पुटिंग पेशेंट प्रायोरिटीज़ फर्स्ट, ये भी आजकल किस पेशेंट पे कैसा ट्रीटमेंट जाएगा वो भी आजकल एक लेटेस्ट रिसर्च हो रही है कि हर पेशेंट को अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, हर एक पे सेम ट्रीटमेंट नहीं जाता। देन ऑन द लुकआउट फॉर कैंसर, अर्ली डिटेक्शन हैव बीन एम्फसाइजिंग व्हेन इट केम टू हेल्थ, वी विल कंटिन्यू टू सी। अभी आजकल एक रीसेंट अमेरिकन कैंसर सोसाइटी फाउंड दैट कैंसर डेथ रेट ड्रॉप्ड बाय 27% इन द लास्ट 25 years, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द एडवांसेस इन द अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। ये भी देखा गया है कि अगर डिटेक्शन कैंसर का अर्ली हो जाए, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ है, तो कैंसर जो डेथ रेट्स हैं वो 27% तक गिरे हैं पिछले 25 साल में। ठीक है,
है, तो इसलिए इसकी अवेयरनेस होना लोगों में और जल्दी टेस्टिंग कराना ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना। तो ये था कैंसर का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कांटेक्ट बैक करिए। थैंक यू वेरी मच।